भारत का इतिहास युद्धों की कहानियों से भरा पड़ा है ना? लेकिन कुछ युद्ध के मैदान ऐसे होते हैं जहां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि किस्मत लिखी जाती है। पानीपत एक ऐसी ही जगह है। आज हम पानीपत की 3 बड़ी लड़ाइयों की कहानी में उतरेंगे। 3 अलग अलग दौर, 3 अलग अलग ताकतें, लेकिन मैदान एक ही, जिसने हमेशा हमेशा के लिए इस उपमहाद्वीप का मुकद्दर बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामूली से मैदान में ऐसा क्या था? दिल्ली के पास की ये एक जगह ही क्यों बार बार साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का सेंटर पॉइंट बनी? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बार। 3 बार इतिहास इस मोड़ पर आकर रुका। 3 बार भारत का भविष्य इसी एक जमीन पर तय किया गया। हर लड़ाई अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट थी, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। देखिए, पानीपत सिर्फ एक मैदान नहीं था, ये दिल्ली का दरवाजा था, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जो भी हमलावर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, उससे पहले पानीपत की चुनौती पार करनी पड़ती थी। समझिए, ये वो स्टेज था जिस पर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा खेला जाना था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1526 से। माहौल कैसा था? उथल-पुथल। पूरा उत्तरी भारत बटा हुआ था। दिल्ली के तख्त पर बैठा था सुल्तान इब्राहिम लोधी, एक क्रूर शासक। लेकिन उसके शासन की नींव हिल रही थी और दूर से एक नया दावेदार इस पर नजर गड़ाए हुए था। और फिर दूर मध्य एशिया के मैदानों से एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है, ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। अपनी जमीन से बेदखल उसकी नजरें हिंदुस्तान की दौलत पर थीं। और कमाल की बात देखिए, उसे हिंदुस्तान आने का न्योता किसी और ने नहीं बल्कि यहीं के कुछ नाराज रईसों ने दिया था। ये लड़ाई सही मायनों में डेविड बनाम गोलियात थी। एक तरफ लोधी की 1 लाख से भी बड़ी फौज, हाथी घोड़े सब कुछ, लेकिन पुरानी सूच वाली। दूसरी तरफ बाबर के गिने चुने सिर्फ 12,000 मगर डिसिप्लिन सिपाही। और उनके पास था एक ऐसा इक्का जो सब कुछ बदलने वाला था, तोपें और बंदूकें। लेकिन बाबर का असली हथियार तोपें नहीं, उसका दिमाग था। और उसकी रणनीति थी तुलुगमा, मतलब बहुत सिंपल। दुश्मन को सामने से उलझाओ और अपनी सेना के 2 हिस्सों को किनारों से घुमाकर पीछे से हमला कर दो। दुश्मन को घेर कर खत्म कर दो। ये एक ऐसी चाल थी जिसके लिए हिंदुस्तानी सेनाएं बिल्कुल तैयार नहीं। जरा सोचिए वो मंजर। 21 अप्रैल 1526, पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर तोपों की ऐसी जोरदार गूंज सुनाई दी। लोधी के जो विशाल हाथी उसकी ताकत हुआ करते थे, वो इस भयानक आवाज से डरकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। और बस कुछ ही घंटों में खेल खत्म। इब्राहिम लोधी मैदान में मारा गया और उसकी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये हिंदुस्तान में एक नए ताकतवर मुगल साम्राज्य की बुनियाद थी। तो मुगल साम्राज्य तो बन गया, लेकिन पानीपत की कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। कहानी 30 साल आगे बढ़ती है और मैदान एक बार फिर भारत की किस्मत लिखने को तैयार था। मुगल तख्त पर अब एक 13 साल का बच्चा अकबर बैठा था और दिल्ली पर नजरें गड़ाए था एक ऐसा नायक जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस बार मुगलों के सामने जो चुनौती थी वो कोई शहजादा नहीं था, वो था हेमू। सोचिए, रेवाड़ी में नमक बेचने वाला एक आम व्यापारी अपनी काबिलियत के दम पर एक के बाद एक लगातार 22 लड़ाइयां जीतकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गया और उसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि भी दे दी। 5 नवंबर 1556, पानीपत का मैदान एक बार फिर गवाह बनने वाला था इतिहास का। और इस बार पल्ला हेमू का भारी था। उसके हाथी मुगल सेना पर कहर बनकर टूट रहे थे। एक वक्त तो लगा कि मुगल सल्तनत का सूरज बस आज डूबने ही वाला है। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लड़ाई के बीचों बीच बस एक आवारा तीर हवा में लहराता हुआ आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो अपने हाथी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा गिरा और सेना का दिल बैठ गया। भगदड़ मच गई और बस इसी मौके का फायदा उठाकर बैरम खान ने हमला बोल दिया और हारी हुई बाजी जीत। कभी कभी इतिहास बड़ी बड़ी लड़ाइयां बस एक पल में तय हो जाती हैं। एक तीर और हिंदुस्तान का मुकद्दर फिर बदल गया। इस एक तीर ने ना सिर्फ एक लड़ाई जीती बल्कि अकबर के लिए मुगल तख्त को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अब चलिए कहानी को और आगे ले चलते हैं। साल 1761 में मुगल साम्राज्य अब बस नाम का रह गया था।
अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थे मराठे, लेकिन उत्तर पश्चिम से एक नया बवंडर उठ रहा था, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का। ये लड़ाई मैदान में लड़ी जाने से पहले ही राजनीति में हारी जा चुकी थी। अब्दाली बहुत चालाक था। उसने रोहिल्ला और अवध के नवाब जैसे हिंदुस्तानी शासकों को ही अपने साथ मिला लिया, और मराठे वो अकेले लड़ रहे थे। राजपूत और जाट जैसी बड़ी ताकतें भी उनसे दूर रहीं। मतलब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया था। 14 जनवरी 1761, वो मनहूस दिन। सुबह के वक्त मराठों का हमला इतना जबरदस्त था कि लगा अब्दाली की सेना हार जाएगी। लेकिन दोपहर होते होते एक गोली ने युवा नेता विश्वासराव की जान ले ली। कुछ ही देर बाद सेनापति सदाशिवराव भाऊ भी लड़ते लड़ते मारे गए। एक के बाद एक 2 बड़े झटके और मराठा सेना का हौसला पूरी तरह टूट गया। ये हार नहीं, कत्लेआम था। एक दिन, सिर्फ एक दिन में 40,000 से ज्यादा मराठा सैनिक मारे गए। ये भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। अब्दाली जीता जरूर, लेकिन उसकी भी इतनी भारी कीमत लगी कि वो यहाँ ज्यादा दिन रुक नहीं सका और वापस लौट गया। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इस एक हार ने आने वाले कल के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या? मराठों का पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना चकनाचूर हो गया। मुगल बादशाह तो पहले से ही बस नाम के थे। मतलब उत्तर भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम, एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया, और कोई भी हिंदुस्तानी ताकत इतनी मजबूत नहीं बची थी कि उस खाली जगह को भर सके। और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई विदेशी ताकत ने कदम आगे बढ़ाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो असल में पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की जंग नहीं थी। ये हिंदुस्तानी सियासत की नाकामी का नतीजा थी। ये एक दुखद सबक था कि जब घर में फूट हो तो बाहर वाले फायदा उठाते ही हैं। और यही बात हमें पानीपत की इन तीनों लड़ाइयों से सीखने को मिलती है। एक सवाल जो आज भी उतना ही सच है, जब किसी मुल्क की अपनी ताकतें आपस में बटी हों तो आखिर में जीतता कौन है? इतिहास ने इसका जवाब बार बार दिया है, और ये एक ऐसा सबक है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए।